ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि देश संविधान से, आपकी आइडियोलॉजी से देश नहीं है। क्यों हुई थी आरएसएस की स्थापना, किसने करी थी आरएसएस की स्थापना, इनकी फिलॉसफीज क्या है, देश की पॉलिटिक्स पे क्या इन्फ्लुएंस इन लोगों ने किया है और इनका सबसे बड़ा एम क्या है। आरएसएस सुनते से एक आम आदमी के माइंड में जो इमेज बनती है वो ये बनती है कि व्हाइट शर्ट पहने कुछ लोग हैं जो हाफ खाकी पैंट्स पहने जिनके हाथ में डंडा है, बट आरएसएस इससे ज्यादा बड़ा और गहरा है। इनका कल्चरल और सोशल इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इवन जो हमारे करंटली प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पीएम मोदी और रामनाथ कोविंद, ये भी आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं। पास्ट के बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी हो, एलके आडवाणी हो, ऐसे बड़े लीडर भी आरएसएस का मेंबर रह चुके थे। आरएसएस के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूलिंग पार्टी और आरएसएस का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर और संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटियर मतलब जो अपने आप को सेवा के लिए आगे लेके आता है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर सेम गोल। आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक कल्चरल और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की संस्कृति को कंटिन्यू रखना चाहता है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देता है और अपनी फिलोसफी को वो हिंदुत्व कहता है। आरएसएस स्पेशल इंपॉर्टेंस जो देता है वो देता है डेडिकेशन और डिसिप्लिन के लिए, और जितने हर शहर में इनकी शाखाएं मौजूद हैं और उसमें वॉलंटियर्स को मेंटल और फिजिकली ट्रेन किया जाता है, इनको डेडिकेट किया जाता है, इनमें एक डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना की थी। और ये जो हेडगेवार थे ये कांग्रेस के मेंबर रह चुके थे और जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिर्फ संघ था, लेकिन कुछ महीने बाद 1926 में इसका नाम आरएसएस हुआ। आरएसएस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वोटिंग होगी इनका हेड कौन होगा। जो सरसंघ चालक होता है वो इनका होता है और वही सरसंघचालक चूज करता है कि अगली बार मेरे बाद इस कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो करंटली जो है वो है मोहन भागवत। आरएसएस का जो विजिबल एस्पेक्ट है वो है इनकी शाखा। शाखा मतलब ब्रांच होती है। ये क्या होती है, ये देश में 70,000 ब्रांच है आरएसएस की और ये भी डिवाइड है। एक होती है डेली शाखा जिसमें रोजाना वॉलंटियर्स जाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। एक होती है वीकली शाखा जो लोग जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो रोज अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए वीकली शाखा होती है। और एक होती है मंथली शाखा, इसमें एनुअल रिपोर्ट आती है आरएसएस की। 5 to 6 मिलियन लोग इन शाखाओं से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हुए, मतलब 50 से 60 लाख लोग इनसे जुड़े हुए हैं। शाखा में होता क्या है, ये डिवाइड है। अगर बच्चे हैं तो उनको खेल खिलाए जाते हैं और उन्हें नेशनलिज्म, हिंदुत्व के बारे में बताया जाता है। एडल्ट्स अगर है तो उन्हें एक्सरसाइज कराई जाती है, डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, प्रेयर्स कराई जाती है, भगवत ध्वज को सैल्यूट कराया जाता है, वेपन्स ट्रेनिंग दी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक डंडा ही होता है। हालांकि काफी बार आरोप भी लगा है कि इन पर जो वेपन्स है बहुत डेंजरस जो वेपन होते हैं, बड़े वेपन्स होते हैं, वो ये उनकी भी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। पर्पस क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का, हिंदू कल्चर, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुत्व की रक्षा करना। बताता था क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। देश के क्यों नहीं, पर्पस इनका देश से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। उसका प्रूफ यह है कि 1930 में हेडगेवार ने एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट से आरएसएस को दूर रखा था। इनको ये डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स आरएसएस को बैन ना कर दें, इसलिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होते थे उसमें आरएसएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। दांडी यात्रा जो हुई थी, दांडी मार्च, उसमें इन्होंने हेडगेवार ने इंडिविजुअल तो अपना जो पार्टिसिपेशन था वो दिया था, लेकिन आरएसएस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इवन इन्होंने कहा था कि आरएसएस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। भारत की आजादी के 5 महीने बाद महान महात्मा गांधी की हत्या होती है। नाथूराम गोडसे जो उनका हत्यारा था वो आरएसएस का मेंबर रह चुका था, या फिर लोग कहते हैं उस टाइम था वो मेंबर। तो आरएसएस को 4 दिन बाद, हत्या के 4 दिन बाद ही फरवरी 1948 में पहला बैन लगाया जाता है आरएसएस पे। और आरएसएस के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कंडीशन रखी, 2 कंडीशन थी। आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता था, वो ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा था उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप इनको दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट करो, आप संविधान भी मानो और आप तिरंगा झंडा भी मानो, तब बैन हटाया जाएगा। ऑन पेपर तो आरएसएस ने मान ली थी ये बात। ऑन पेपर मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2002 तक 52 सालों तक इन्होंने सिर्फ भगवा रंग अपने हेडक्वार्टर पे जो आरएसएस का था उस पे उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया था। मतलब सिर्फ बैन हट जाए इसलिए उन्होंने ऑन पेपर वो जो कंडीशंस थी उनको एक्सेप्ट किया था, ओनली ऑन पेपर, ताकि बैन हट जाए। 1948 में जब बैन इन पे लगा था तो इन्होंने एक चीज को समझा कि पॉलिटिक्स में हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा पॉलिटिकली, पर यहां से पूरी सिचुएशन बदलती है। जब 1950 में बैन हटा तो गोलवलकर ने श्याम प्रसाद मुखर्जी से कॉन्टेक्ट किया और 1951 में स्थापना की इन लोगों ने भारतीय जनसंघ की।
उसमें दीनदयाल उपाध्याय थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब ने मिलके एक पार्टी को उसकी स्थापना की थी, भारतीय जनसंघ। और इस पार्टी का पूरा सपोर्ट था आरएसएस का, क्योंकि इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स थे वो लीडर्स कॉमन थे। 1970s में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केसेस चल रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उनके अगेंस्ट फैसला सुनाया गया राजनारायण केस में। इसलिए 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड करा था और आरएसएस को दूसरी बार जुलाई 4 को बैन कर दिया था, क्योंकि आरएसएस जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में था। और जो बड़े नेता थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 1977 में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनसंघ दूसरी पार्टीज के साथ मर्ज होता है और बनती है जनता पार्टी, और ये चुनाव जीतती भी है। लेकिन जो दूसरी पार्टीज इनके साथ रहती हैं वो खुश नहीं होती हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इनमें जो लीडर्स होते हैं वो इस पार्टी के लिए भी काम करते हैं और वो आरएसएस के लिए भी काम करते हैं। तो कुछ पार्टी के लोग इससे खुश नहीं थे, इसलिए ये जो पार्टी बनती थी जनता पार्टी, ये टूट गई और 1980 में वही पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस का सपोर्ट था भारतीय जनसंघ को, वही जनसंघ बनती है जनता पार्टी और वही जनता पार्टी बनती है बीजेपी। और ये जो नई बीजेपी बनी थी उस वक्त जो एक्टिव मेंबर्स आरएसएस के थे वही बीजेपी में मौजूद थे। इंदिरा गांधी जीत के वापस आती है और उस वक्त विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के मुद्दे को जोर शोर से उठाती है। हालांकि 6 डिकेड से ये इंटरनली इन लोगों का वर्क इस इशू पे चल रहा था, लेकिन बीजेपी 1986 के बाद से इस मुद्दे में जुड़ जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी जो आरएसएस के मेंबर रह चुके थे, अब वो बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। इमेजिन, आरएसएस में जो चीजें सिखाई जाती हैं, जो उनका मेन मोटिव था, जो उनकी फिलॉसफी थी, वो यही थी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की रक्षा करना। वहां से आप सीख के एक पार्टी के अध्यक्ष बनते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस पार्टी को आप किस डायरेक्शन में लेके जाओगे, उसी आइडियोलॉजी के साथ जो आरएसएस लेके जा रहा था। जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस का कंट्रोल बीजेपी पे रहता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, उस टाइम रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी। तो क्या यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ऊपर भी आरएसएस का प्रेशर था, इसीलिए ताला खोला गया था? और 1989 में जो शीला पूजन हुई थी वो भी बिना कांग्रेस की अनुमति के पॉसिबल नहीं थी। और ये दो इवेंट्स ये बताते हैं कि आरएसएस का कंट्रोल सिर्फ बीजेपी पे नहीं, कांग्रेस पे भी था। बीजेपी को कितना फायदा हुआ राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाने पे, इसको देख के समझते हैं। 1984 में 2 सीट थी सिर्फ इनके पास, लेकिन 1989 में 85 सीट्स हुई थी जब आपने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था। 1991 में वो बढ़ के 120 सीट्स हो गई थी, और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद 1996 में वो 161 सीट्स हो गई थी। 98 में 182, 99 में 182, दोनों 98 और 99 दोनों में 182। बट 2004 में 138 सीट, जहां पे कहा जाता है कि आरएसएस का सपोर्ट बीजेपी को नहीं था। इकोनॉमिकल डिस्प्यूट था इन दोनों के बीच में, कोई किसी इकोनॉमिक से लेके कोई डिस्प्यूट था अटल बिहारी वाजपेयी और आरएसएस को लेके, इसलिए सपोर्ट नहीं आया था आरएसएस की तरफ से, ऐसा कहा जाता है। और फिर 2009 में 116 सीट्स, 2014 में 282, 2019 में 330 सीट्स। ये वो पार्टी थी जिसने मजबूती पॉलिटिक्स में पकड़ी ही धर्म की लड़ाई से थी। इनकी जो शुरुआत हुई इनकी पॉलिटिक्स में, जो बहुत मजबूती जो शुरुआत हुई वो धर्म की लड़ाई से ही हुई थी। ऐसी पार्टी से आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो बीजेपी में और आरएसएस में जो लोग हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। मतलब जो बीजेपी का है, जो आरएसएस का है, इन दोनों की जो सोचने की, जो इनकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो सेम है। जैसे कि अखंड भारत, ये मानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये एक अखंड भारत है और ये वापस वैसा ही हो जाना चाहिए। दूसरा है हिंदुत्व, मतलब इस देश में जो रह रहे हैं वो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म सर्वोच्च होना चाहिए। मतलब जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं वो हिंदुत्व का या हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है। संविधान ये कहता है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं आप उसको प्रैक्टिस खुल के कर सकते हैं, पूरी आजादी है आपको। और यही वजह है कि आरएसएस वालों को संविधान से प्रॉब्लम है। संविधान देश को आगे रखता है, आरएसएस धर्म को आगे रखता है। संविधान को मानने वाले लोग देश को प्रायोरिटी देंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महान महात्मा गांधी, और आरएसएस को प्रायोरिटी देने वाले लोग हमको देंगे गोडसे जैसे लोग। बात यह है कि आपकी आइडियोलॉजी सही है या गलत है, या मेरी आइडियोलॉजी सही है या गलत है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि आप क्या आइडियोलॉजी रखते हो, जरूरी नहीं कि दूसरा भी वो आइडियोलॉजी रखे। इसका मतलब आप ये कहते हो कि हमारी ये आइडियोलॉजी है, हम जो मानते हैं वो आपको मानना है। अगर आप नहीं मानते तो आप इस देश का हिस्सा नहीं हो या आप राष्ट्रद्रोही हो, आपको इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए। ये इन लोगों की प्रॉब्लम है। इस देश की खूबसूरत बात यह है कि अगर आप किसी से एग्री नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या आप गलत हो। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि देश संविधान से, आपकी आइडियोलॉजी से देश नहीं है। कमेंट में आप बताएं कि आपका क्या व्यू है इस पूरे मुद्दे को लेके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।